एक बार फिर खुशामदीद बजट ट्रांसमिशन में। और ब्रेक में जाने से पहले शमसुल इस्लाम साहब आपसे गुफ्तगू हो रही थी ज़रूरी टैक्स के हवाले से, तो आप उसको प्लीज़ जल्दी से मुकम्मल कीजिए कि क्या क्या वजूहात हैं, हम टैक्स क्यों जमा नहीं कर पा रहे ज़रात से। देखिए, इसकी बुनियादी वजह यही है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं और ब्यूरोक्रेसी में शामिल हैं, उनकी ज़्यादातर अक्सरियत एग्रीकल्चर से है और वो बड़े लैंड होल्डर्स हैं। वो नहीं चाहते कि इस पर टैक्स लगे। हमें क्या करना होगा कि इस तरफ अगर आप जाते हैं तो इनसे जो प्रोड्यूस आ रही है गल्ला मंडियों में, पहले वहाँ से स्टार्ट करें और फिर मनी ट्रेल लेके आप उन तक पहुँचें जो रिच हैं, जिनके ऊपर उनके आड़ती अगर उनको पास ऑन बड़ी अमाउंट्स कर रहे हैं तो उन तक पहुँचें। पाकिस्तान को इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने की अशद ज़रूरत है। हम बातें बहुत ज़्यादा कर लेंगे कि टैक्स इकट्ठा करना कोई मुश्किल काम ही नहीं है, क्योंकि जो बासर लोग हैं बारदाना तो उन्हीं को मिलता है जी। इसमें भी सरकारी खातों में तो उनका नाम नंबर सब मौजूद होता है। में भी बहुत कुछ होता है। बहुत लोग इसमें भी पैसे बनाते हैं जिनको इख्तियार मिलता है। पाकिस्तान में कोई सिलाई मशीन फ्री में किसी को नहीं देता, तो बारदाना कोई आपको जब 900 रुपए का मन का रेट का फर्क हो तो वो भी फ्री में नहीं मिलता। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इसको करना होगा। पहले आपको इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना है। हम बैंक अकाउंट खोलने में इतनी रुकावटें करते हैं कि आम आदमी जो है वो अपना बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकता। आप कहते हो मिडिल मैन को खत्म करना है, ट्रेड से आड़ती जो है उसको खत्म करना है, तो आप उसको पहले बैंक का अकाउंट तो खोलने दें, क्योंकि उसको रिप्लेस ही बैंक करेगा। आड़ती का रोल जो मिडिल मैनेजर है वो इनको बिल्कुल सही सर, आपकी बात, आपका बिल्कुल पॉइंट पहुंच गया कि बासर लोग हैं इसलिए टैक्स नहीं लगता। शर्म साहब, जरा मोहम्मद ओवैस साहब से भी मैं इसमें। जी बिल्कुल। मोहम्मद ओवैस साहब, आपका क्या इनपुट है? यही वजह है कि बासर लोग हैं, पॉलिसीज भी वही बना रहे हैं, सियासत में भी मौजूद हैं, तो वो ये सेक्टर सबसे अहम सेक्टर टैक्स से बाहर है तकरीबन। देखें मसूद साहब, सबसे पहले समझने की ज़रूरत ये है कि क्या इनके ऊपर आज की डेट में टैक्स है या नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ आज भी टैक्स है। हर प्रोविंस का अपना एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, तो बुनियादी तौर पे टैक्स तो लगा हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, उनसे रिकवरी नहीं हो रही, जिसकी वजह से टैक्स कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो ना होने के बराबर हो। नहीं, और टैक्स का तो निजाम भी वो नहीं है ना। यानी टप्पेदार अगर टैक्स देता है सर जी, टप्पेदार अगर टैक्स देता है तो टप्पेदार कैसे लगता है, ये भी तो हमें पता है ना। तो ये तो क्योंकि ना होने टैक्स है भी और नहीं है। आपको ये भी देखना है। देखें, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम हुआ हमारा कि जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी नहीं रखी गई ऑन एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगाने की, जिसकी वजह से सूबों के पास ये इख्तियार गया कि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर जो टैक्स है वो सूबे लगाते हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट नहीं लगाती। आज के बजट में जी फेडरल गवर्नमेंट के पास, अब अगर फेडरल गवर्नमेंट इनडायरेक्टली किसान के ऊपर टैक्स लगाती है, जब वो फर्टिलाइजर पर सेल टैक्स लगाती है, जब वो पेस्टिसाइड के ऊपर सेल टैक्स लगाती है, तो ये किसान के ऊपर लग रहा होता है, नंबर एक। नंबर दो, एक और चीज बड़ी बुनियादी समझने की जरूरत है कि ये जो हमारी जितनी मिडल मैन जिसको हम कहते हैं, मंडियां जिसे कहते हैं, हमारे यहाँ जितनी भी होलसेल की मंडियां हैं, आप सब्जी मंडी उठा लें, आप फ्रूट मार्केट उठा लें, आप ग्रेन मार्केट उठा लें, आप कोई और इवन इंपोर्टेड गुड्स की होलसेल की मार्केट उठा लें, तो ये सारी मार्केट्स जो हैं ये प्रैक्टिकली इनकी टैक्स कंट्रीब्यूशन जो है वो ना होने के बराबर है। और वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को जो बेच रहा है वो भी शायद किसी तरीके से अपने आप को उसने एग्रीकल्चर इनकम के अम्ब्रेला में डाला हुआ है, जबकि उसकी तो ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। ये एग्रीकल्चर इनकम अगर है भी तो ये ओनली किसान जो फार्मर जो कमा रहा है उसकी है। तो ये जो मंडियों के अंदर जो लोग बैठे हैं और जो बहुत ज्यादा प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाती है। अगर आप गौर करें, अभी अगर आप गंदम का जो प्रॉब्लम चल रहा है पंजाब के अंदर, अगर आप इसको देखें कि गंदम किस रेट के ऊपर किसान से खरीदी जाती है और आखिर में जाके जो कंज्यूमर होता है वो किस रेट से उसके ऊपर मिल रही होती है। गंदम का आज भी अगर सरकारी रेट देखें 2500-2600 यानी इस रेट के ऊपर, आपकी बात समझ में आ रही है। अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको 6000 रुपए के ऊपर बिकती है। आपने जो फरमाया कि टैक्स जो है वो सूबे, अब मैं बात ही करूंगा कि क्या सूबे के मरीख के सूबे हैं, कुछ चांद के सूबे हैं, भाई पाकिस्तान के सूबे हैं और पैसा पूरा ले लेते हैं। वो अब पैसा पूरा ले लेते हैं एनएफसी में और जो अपने हिस्से का काम है वो करते नहीं है। बल्दियाती हुकूमतें आपने नहीं बनानी है, टैक्स कलेक्शन आपने नहीं करनी है, पानी पर बिल आपने नहीं लेना,
यानी किसी भी किस्म का टैक्स आप वसूल ही नहीं कर पाते। इस मामले में आप बेफिक्र हैं बिल्कुल, टैक्स पूरा पैसा आपने पूरा ले लेना। भाई आपने एनएफसी के तहत सारा का सारा पैसा ले लिया ना, आपको तो सब मिल जाता है जी। आपको तो 55% तकरीबन जो फेडरेशन कमाती है वो आपको दे देती है चारों सूबों को। लेने के लिए तो बहुत ही एक्टिव है, इधर इधर पप्पू बन जाता है, लेकिन अपने सेल्फ जनरेशन फ्रॉम देखिए 18वीं तरमीम में क्या हुआ था कि जितना भी सर्विसेज पे सेल्स टैक्स था वो सूबों के पास चला गया था। इससे पहले ये फेडरेशन कलेक्ट करती थी और सूबों को देती थी। अब उसके बाद 2011 ऑनवर्ड्स ये हुआ कि हर सूबे ने अपना सर्विसेज के ऊपर सेल्स टैक्स ऑर्डिनेंस या एक्ट बनाया और उसके तहत अब ये सारे सूबे अपना सेल्स अच्छा खुद जिशान भाई, ये जो पूरा एक साइकिल है थोड़ा सा जो मेरी समझ में आता है, ज़राअत के लिए आप सस्ते कर्जे देते हैं, इंश्योर्ड कर्जे देते हैं, खुदा ना खासा कोई मसला हो गया कर्जा माफ। निशान साहब ने जो मशीनरी है उसके ऊपर आप इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं। आप जो वो बना रहे हैं फर्टिलाइजर बना रहे हैं, फर्टिलाइजर पे सब्सिडी बेहतरीन किस्म की सब्सिडी है। हाँ। यानी गैस किस प्राइस पे हम लेते हैं और किस प्राइस पे जाती है ताकि किसान को मिले। फिर जब वो बन जाती है उसके ऊपर फिर हम सब्सिडी देते हैं। हाँ। बिजली के ऊपर हम सब्सिडी देते हैं, हम सोलर पैनल देते हैं, हम ट्रैक्टर पे देते हैं, हम हर चीज़ पर, दवाओं पे देते हैं। फिर देने के बाद जब फसल तैयार हो जाती है तो फिर सब्सिडाइज रेट पे खरीदते हैं, इमदादी कीमत देते हैं। यानी इतनी मेहरबानी करने के बावजूद आप टैक्स लेते नहीं हैं। देखिए ये बिल्कुल आपने यू निप्ड इन द बट जिसको कहते हैं ना, कि आपने बिल्कुल सही जगह पे जाके आपने निशानदेही की कि हम हर चीज़ उनको दे रहे हैं लेकिन टैक्स नहीं ले रहे हैं उनसे। हर किस्म की मराहत उन्हें मिल जाती है। देखिए दो तरीके के लोग हैं, एक जो ज़मीन को होल्ड करता है और वो मुकाते यानी रेंट पे दे देता है, जिसके ऊपर किसान काम करता है और वो फसल लगाता है, वही सारी मेहनत करता है, वही ट्रैक्टर वैक्टर जो बात हो रही थी वो करता है, और उसके बाद जब फसल तैयार होती है तो जो उसका रिवॉर्ड है वो लैंडलॉर्ड ले जाता है। हमारे मुल्क में उनके ऊपर तो टैक्स लगना लाजमी है। भाई अभी बात हो रही थी, शम्स साहब कह रहे थे कि 12 एकड़ है ना, आप 15 एकड़ तक एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की छूट दे दी। अभी ये बात आपकी कोई पार्लियामेंट में बैठा शख्स सुने ना, पहली तकरीर ये होगी कि क्या भूखा मार दें कौम को। नहीं, कौन कैसे भूखा मारी? किसान के पास भाई जब जिसका लगाएगा नहीं, भाई जिसके पास 15 एकड़ मिलिंग का आंसर भी है। देखिए ना, प्रेशर टैक्टिक्स तो हमारे मुल्क में हर जगह होती है। क्या रिटेलर्स प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल नहीं करते? क्या होलसेलर प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल नहीं करते? आप शटर डाउन करते हैं, गवर्नमेंट घुटने टेकती है। लास्ट ईयर यही होता है, हमेशा यही होता है ना कि हम घुटने टेक देते हैं। हमारे इस वक्त जब तक हम पाकिस्तान फर्स्ट, मेड इन पाकिस्तान एंड मेक इन पाकिस्तान के ऊपर नहीं जाएंगे और हमारी फोकस ब्रांड पाकिस्तान नहीं होगा, तब तक हम चीज़ों को दुरुस्त नहीं कर सकते। पॉलिटिकल विल, गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा जी। हाँ। अब ये छोड़ दे, हमारा पॉलिटिकल कैपिटल खत्म हो जाएगा। पॉलिटिकल कैपिटल रहा किसके पास है अब? हाँ, अब रहा किसके पास? वो तो रहा नहीं है। तो आप फिर लीजिए ना ऐसे डिसीजंस। ये सब्सिडीज फैज साहब का कोई मिसरा याद आ गया मुझे, इसी तरह से था ना, क्या बात सफा रहा कौन है उस तरह। अब वो बहरहाल हम उस पर ना जाएं तो बेहतर है, वो बड़ा मसला हो जाएगा। अच्छा। देखिए बात ये है कि जब आपको पता है कि आपका सर्वाइवल नहीं है, तो बात जैसे अभी 18,000 अरब के बजट की बात हो रही, जिसमें से हमें आधा तो बिजली का लोन्स वापस करने में दे देना है, फिर जो बचेगा उसमें से सूबों को भी दे देना है। सूबों के बाद हम तो डे 1 से बोरोइंग करेंगे दोबारा से। हम अपने खर्चे कम क्यों नहीं कर रहे? हर गवर्नमेंट जब आती है तो ये कहती है कि जी हम अपने खर्चे कम करेंगे। हर गवर्नमेंट जब आती है तो पहला बयानिया ये होता है कि जी हम किफ़ायत जारी करेंगे। इतने 20-20, 25-25 गाड़ियों के इंटोराज क्यों चलते हैं हर मिनिस्टर्स के साथ या प्राइम मिनिस्टर के साथ? ये क्यों है? ये क्यों हम इतने शाह खर्चे, पेट्रोल, यानी क्यों हमारे भाई आप ये देखिए हमारे जो लोग जो टॉप लेवल पे एयर टिकट, सब्सिडाइज्ड रेलवे टिकट, आप मुझे ये बताइए प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरेशन के गवर्नमेंट की जो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उन्हें क्यों टैक्स नहीं लगेगा जब वो प्रॉपर्टी खरीदेंगे? और क्यों एक आम आदमी को टैक्स लगेगा? ये लॉ है। इसी तरीके से आर्म फोर्सेस के लोग हैं, अगर वो खरीदते हैं तो उनको भी टैक्स नहीं लगना। ठीक है, चले आर्म फोर्सेस आपका मुल्क का दिफा करे, लेकिन ये फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये कौन से दिफा कर रहे हैं हमारे मुल्क में? ये तो अपना काम, ये तो बस 18वीं तरमीम का पैसे ले रहे हैं, उसके बाद ना तो वो आपको नीचे डिवॉल्व करने पार
सीरियसली आपको रिफॉर्म्स की जरूरत है कि जो हम बात करते हैं कि हर आदमी टैक्स दे, जो कमाता है वो टैक्स दे, चाहे वो कम रेट पे। जो मैं बात करता हूँ ना कि टैक्स रेट को कम करने की जरूरत है, तो टैक्स रेट को कम इस तरह से करें। एग्जाम्पल देता हूँ कि आप 100 रुपए कमाते हैं, 10 रुपए टैक्स दें, 10 रुपए कमाते हैं, 1 रुपए टैक्स दें। हर एक को पता हो कि कोई एग्जेम्पशन नहीं है मुल्क में, आप कमाएंगे आपको लेकिन टैक्स के रेट को ऐसे करें कि वो अफोर्डेबल हो। बिल्कुल, क्योंकि जहां टैक्स रेट अफोर्डेबल नहीं होगा वहां स्मगलिंग होगी, वहां टैक्स की इवेजन होगी। और आपने शुरू में बता दिया था कि 15,000 मैंने फिगर दिया, आपने कहा 5,000 लोग हैं जी, जो मुल्क में सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। जफर मोती साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। सर ये तो हो गई ज़राअत की बात, हमने सारी मराहत भी गिनवा दी, हमने बता दिया वो जीडीपी में हिस्सा क्या देते हैं। एक बात और कह दूं कि इसके बावजूद पर कैपिटा जो यील्ड है वो भी नहीं बढ़ाते हम, यानी हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी नहीं करते। तो ये बड़ी ज़्यादती यहाँ पर है। यहाँ तो है, लेकिन ये रिटेलर वाला मामला जो है ये भी तो बड़ा जानलेवा मामला है ना। अब इस मामले से कैसे निपटे? यहाँ पर भी, वहाँ तो चले 62 लोग आ गए, यहाँ पर क्या मसला है? रिटेलर तो बेचारे इतने बासर नहीं होते। नहीं, ये अब तो मेरे ख्याल में हर एक अपने 1.5 इंच की मस्जिद बना चुका है और वो जो है जगह फिल कर रहे हैं। रिटेलर्स की भी बहुत बड़ी क्वांटिटी है और वो हदधर्मी करते हैं। और देखिए ना, बिल्कुल सिंपल के वो हालात बहुत खराब थे, क्राइसिस था इलेक्ट्रिसिटी का, गवर्नमेंट ने कहा जल्दी बंद करो, नहीं बंद करेंगे। क्या सुबह जल्दी खोल दो, नहीं जल्दी खोलेंगे। क्लाइंट ही आता है 12-1 बजे। कराची की हैबिट्स या पाकिस्तान की हैबिट्स ऐसी हैं। तो ये सब तो अब आप किसी को भी वीक ओपोनेंट ना समझो। नहीं, मैं मेरे सामने एक मिसाल है, मेरे सामने एक मिसाल है। कोविड आया सर, जफर साहब, कोविड आया। कोविड में 1 महीने के लिए सूबाई हुकूमत ने कराची शहर को बंद कर दिया। मैं सर अभी शहर की बात कर रहा हूँ। और ऐसा बंद हुआ कि कोई एक दुकान नहीं खुलती थी, एक एहतजाज नहीं हुआ, एक मुजाहरा नहीं हुआ। फिर उसके बाद ये भी शुरू हो गया कि पुलिस वाले कुछ दुकानें खुलवा दिया करते थे, आधे शटर, बाकी बंद रहती थी। तो ना तो रेंजर्स का इस्तेमाल हुआ, ना फौज का इस्तेमाल हुआ, इसी पुलिस ने इम्प्लीमेंट करवा लिया। तो ये इन मामलात में इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करवा पाते? बीमारी के डर से वो बंद किया उन्होंने। जो बीमारी का डर था ना, अब क्लाइंटेल भी आ नहीं रहा था। अच्छा। और इनके ऊपर खर्चे भी बढ़ रहे थे। हाँ। तो इन्होंने कहा माइट एज वेल। अभी यहाँ पर तो ये है ना कि जब तक कोई चीज का डर नहीं होता तो लोग वो मानते नहीं है। अब ये देखें कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है अपना कराची में, तो वो जो एरियाज हैं जहाँ पर बहुत खराब होती है तो रात को सुनसान हो जाते हैं। और जब कराची में वो शटडाउन की हड़तालें और चलती थी तो रात को तो पूरा डिफेंस भी बंद जैसा हो जाता था। तो ये तो पाकिस्तान का है कि अगर डर हुआ कि भाई बीमारी है, फैल रही है, ये है। अभी देखे ना, कहीं पर भी पोलियो की दोबारा अपराइजिंग हो रही है, किसी ने इसके ऊपर बातचीत नहीं की कि भाई अब पोलियो का क्या करना है। दूसरा आपका कहना चाहिए दिखा रहा है कि भाई ये चाइल्ड लेबर का डे है, तो चाइल्ड लेबर पर यहाँ कौन पूछ रहा है? आप देखो तो सही, पूरा पाकिस्तान चाइल्ड लेबर पर चल रहा है। आइवरी कोस्ट को तो बैन कर दिया था यूनाइटेड नेशन ने कि भाई पूरा मुल्क की चाइल्ड लेबर है। हम बार बार बचते हैं, फिर भी अपने रिस्क ले लेते हैं। आप कौन सी दुकान में जाओ जहाँ पर 12-15 साल का बच्चा नहीं बैठा हुआ है वहां पर काम करने के लिए? सर ये हुकूमत की रेट क्यों नहीं होती? मेरा सवाल तो ये है कि क्यों, वजह क्या है? मर्चेंट ने जवाब दिया है ना आपको कि कहाँ है रेट, कोई की नहीं है, कोई की पॉलिटिकल रेट नहीं है, तो हुकूमत की क्या रेट होगी? यहाँ पर परेशानी ये है कि जब ये आप एग्रीकल्चर की बात करते हैं, खुद ये फॉर्मर FBR चेयरमैन ने मुझे बताया था कि एक बड़े मुल्तान साउथ पंजाब के जमींदार को इन्होंने नोटिस भेज दिया। तो 20 MNA उनके ऑफिस में इस्लामाबाद में घुस गए। तो अब जब ऐसा सिचुएशन हो तो बेचारा FBR का जी ये बड़ा मशहूर मामला था जो आप बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यानी इन मामलात का हल क्या हो सकता है? मोहम्मद ओवैस साहब, अगर रिफॉर्म्स, मैं कह रहा हूँ ना कि रिफॉर्म्स कोई आसान चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब को ये साबित करना होगा कि वो जेन्युइन लीडर हैं और बाकी तमाम सियासी मसलहतों से, दूसरी मसलहतों से बालातर होकर काम करेंगे। ये अब उनका टेस्ट है, उनकी हुकूमत का टेस्ट है ये एक।
देखें मसूद साहब, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ही हमारे मुल्क के अंदर इम्प्लीमेंटेशन की है। कोई भी गवर्नमेंट स्टैंड नहीं ले सकती। आपने रिटेलर्स की बात कर लें तो रिटेलर्स के ऊपर जब भी आपने कोई क्रैक डाउन करने की कोशिश की, कोई चीज़ करने की, उन्होंने शटर डाउन स्ट्राइक की, गवर्नमेंट जो है वो बैकआउट कर गई और पीछे होगी। अच्छा, एक और भी चीज़ है, क्योंकि जब आप पॉलिटिकल सोल्यूशन किसी चीज़ का निकालते हैं तो उसके अंदर ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ को डंडे के जोर के ऊपर ही आप डालेंगे या कोई चीज करेंगे। आपको कुछ रीजंस भी आइडेंटिफाई करनी चाहिए कि अच्छा वजह क्या हो रही है कि एक रिटेलर वाली पूरी मार्केट या हमारी ओवरऑल सोसाइटी, आपको पता है चैरिटी हम सबसे ज्यादा देते हैं। आप मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन को देखें, सब कुछ देखें तो वहां चैरिटी के लिए तो लोग पैसे देने को तैयार हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट उनको टैक्सेस की बात कहती है तो वो टैक्सेस नहीं देते। तो क्या कोई प्रॉब्लम है वहां पे कि कोई चीज है? तो मुझे एक चीज ये भी लग रही है कि सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट नहीं है उनको, कि कोई भी रिटेलर, आप ये कहते हैं कि वो आप उन्हें कह दें, अभी स्कीम की बात करें कि जी फिक्स टैक्स दे दें, पर शॉप इतने पैसे दे दें, हम आपको नहीं पूछेंगे, तो मेरा ख्याल है मेजॉरिटी ऑफ द रिटेलर जो होंगे वो टैक्स दे देंगे। जिस दिन आप उन्हें कहते हैं कि नहीं आप अपना हिसाब किताब लेके आए, आपकी इनकम को भी देखेंगे, आपके स्टॉक को भी देखेंगे, तो वहां पे वो उनको लगता है कि यार पता नहीं हमारे साथ सरकार क्या करेगी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या करेगा, और उसकी बुनियाद के ऊपर वो नहीं आ रहा होता। तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट को हमेशा पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालने होते हैं, लोगों के साथ बैठना होता है, लोगों के साथ डिस्कस करना होता है। वो रिटेलर्स के साथ बैठे हैं, वो होलसेल मार्केट्स के साथ बैठे हैं और बैठ के गुफ्तगू करेंगे अगर, तो डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन मिलेगा। बड़ा मसला ये आया यहाँ रजिस्टर्ड भी होंगे, बड़ा मसला यहाँ पर यह आया, उन्होंने कहा जी हम टैक्स नेट में तो आ जाएं, लेकिन टैक्स नेट में आने के बाद FIA का ऑफिसर जो हमारे साथ करेगा, FBR का ऑफिसर जो हमारे साथ करेगा, तो वो कानों को हाथ लगाते हैं, कहते हैं ये तो हमारा हमें उधेड़ के रख देगा। तो ये वाइस वर्सा है, इनका ट्रस्ट उन पे नहीं, उनका ट्रस्ट इन पे नहीं। तो ये ट्रस्ट डेवलप करने के लिए नहीं क्या क्या ऐसा है, मरकजी हुकूमत क्या कर सकती है? इसमें सूबे ऑन बोर्ड हमें कहीं नजर नहीं आ रहे। देखिए इसमें सूबों का ताल्लुक नहीं है। देखिए फेडरल गवर्नमेंट ने टैक्स लेना है, इनकम टैक्स फ्रॉम द रिटेलर्स, फ्रॉम द जो होलसेल मार्केट्स हैं जिसकी इनकम आ रही है। फेडरल गवर्नमेंट को लोगों के साथ बैठना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स है, उसका मेंबर उस वक्त तक कोई भी बिजनेस नहीं बन सकता जब तक उसके पास नेशनल टैक्स नंबर नहीं हो, वो लोग मेंबर नहीं बनाते। तो वहां उन्होंने तो इंप्लीमेंट कर लिया, उन्होंने अपने तमाम मेंबर्स को कहा कि पहले आप नेशनल टैक्स नंबर लेंगे तो हमारी एसोसिएशन का मेंबर बनेंगे, वो सारी चीज होगी। तो वो कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं लोगों के साथ बैठ सकती? गवर्नमेंट, मुझे आप जिशान साहब भी बैठे हैं, आप कह रहे हैं हर चैम्बर में इसी तरह से कितनी देर हो गई है जी, हाँ कितनी देर हो गई है, कौन सा फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो रिटेलर के साथ बैठ के उनके साथ मिल के रिटेलर्स की वैसे मुझे जहां तक याद पड़ता है ना, हर तरह की एसोसिएशन, शायद जिशान भाई भी इसकी तायीद करेंगे, रिटेलर्स के साथ बहुत मीटिंग्स हुई हैं जी, शबर जैदी साहब ने की और मिफ्ता साहब ने अभी नहीं जितनी, मैं फिर रिपीट करता हूं, जितनी भी मीटिंग्स होती हैं वो उन्हें कहते हैं कि हम आपको नॉर्मल टैक्स लगाना चाहते हैं, नॉर्मल टैक्स की रिजीम के अंदर लाएंगे, आपकी इनकम को असेस करेंगे, इससे सारा कुछ होगा। इस सिस्टम के ऊपर मैं आपको बताऊं कि फ्रैंकली आज किसी भी पाकिस्तानी को ट्रस्ट नहीं है आपके फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इदारों की परफॉर्मेंस के ऊपर। तो उसके लिए आप जब तक ये उनको ये नहीं कहते कि अच्छा हम आपको फिक्स टैक्स स्कीम देते हैं, मैं आपको ये बताता हूं कि 92 में, इससे पहले ये स्कीम्स रही हैं, ये कोई नई बात नहीं हम कर रहे हैं कि कोई नई कोई चीज इन्वेंट करके लेके आ रहे हैं। 92 के अंदर मुझे अच्छी तरह याद है कि यहां पे इवन 2000-2500 रुपए खोखे वाले देते थे, जो पोस्ट ऑफिस में टैक्स जमा होता था और एक चालान का सर्टिफिकेट निकलता था जो उसने डिस्प्ले किया होता था कि ये चीज है, तो लोग तो उस वक्त देते थे। अगर आपको आज सिस्टम के अंदर लोगों को लाना है तो फिक्स टैक्स में लाना है। आज भी इन्होंने जो ताजे दो स्कीम लाए, तो आप मुझे बताएं ताजे दो स्कीम के अंदर भी आप लोगों को कह रहे हैं कि आप एडवांस टैक्स देना शुरू करें, इस तरह से किस्तें देंगे और साल के आखिर में 20 लाख में से 24,000 वाले देंगे। अच्छा बड़ा नंबर है, कितने हजार है भाई? जब ताजे दो स्कीम खत्म हुई थी उससे तो 500 भी नहीं हुए थे रजिस्टर। अच्छा, उनकी जो डेडलाइन थी असल जी जिशान भाई, मैं तो एग्जैक्टली यही बात कह रहा हूं ना कि जब भी आप इनकम बेस्ड स्कीम लाएंगे तो वो कैसे चल रही है?
आप जरा इस चीज को गौर करें, एनालाइज करें बैठ के कि जब मैं इनकम बेस्ड टैक्सेशन नहीं कर सक रहा तो फिर इसका मतलब है कि पहले दिन तो हमें कोई फिक्स टैक्स स्कीम ही देनी पड़ेगी और कोई हल नहीं है उनको पहले दिन लाने का, या आपके पास इतनी पावर है कि आप इतनी शटर डाउन स्ट्राइक, इतने बड़ा रिटेलर नेटवर्क, इतनी सारी चीजों को क्या फेस कर लेंगे गवर्नमेंट? तो मुझे लगता है नहीं, ये बहुत मुश्किल काम है। आपने की ना, ये मुझ जैसे नाक़िसुल अक़ल को भी समझ में आती है, तो डेफिनेटली वहाँ जो बैठे में वो क्यों नहीं समझते होंगे। लेकिन घूम फिर कर बात आती है ज़िशान भाई FBR के ऊपर। हाँ जी। अच्छा, अब ये FBR के ऊपर बात सिर्फ अभी नहीं हो रही है, 2 डेकेड से तो मैं सुन रहा हूँ। जी जी। FBR ये 25 करोड़ का मुल्क है, एटमी क़ुव्वत, सब कुछ हमारे पास, ये एक FBR का इदारा हमसे सीधा नहीं होता। हुकूमतें, यानी हमने फौजी हुकूमत भी इस दौरान देख ली, सब कुछ देख लिया, ये एक इदारा सीधा नहीं होता है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब तक नहीं चाहेगी चीज़ें ठीक हों, कोई चीज़ ठीक नहीं हो सकती। मसला ये है कि जैसे अभी अवैस भाई कह रहे थे, वो 59D सेक्शन था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 का, जिसके तहत फिक्स टैक्स स्कीम चलती थी, ट्रेड एनरोलमेंट सर्टिफिकेट आता था, वो चलता था। आप लोग मुल्क में टैक्स देना चाह रहे थे और दे रहे थे। अभी ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर आप उनसे ये पूछेंगे मुझे स्टॉक बता दो, मुझे ये बता दो, मुझे बता दो, नहीं देगा कोई। जब तक आप ट्रेडर्स को उनके साथ बैठकर उनके मसाइल को समझेंगे नहीं, तब तक ये चीज़ ठीक हो नहीं सकती। टैक्स लेना मुश्किल काम नहीं है, टैक्स देने के लिए लोग तैयार होते हैं, प्रोवाइडेड वो टैक्स कम हो, प्रोवाइडेड उसमें उन्हें कोई परेशानी ना हो, प्रोवाइडेड उसमें उनको ये एश्योरेंस हो कि भाई पिछला नहीं पूछा जाएगा, प्रोवाइडेड उन्हें ये एश्योरेंस हो कि यार फोर्सिएबल फ्यूचर 1-2 साल तक उनका ऑडिट नहीं। हम डरे, हमें डर लगता है। तो ब्लैकमेलिंग कैसे होगी? नहीं, तो ब्लैकमेलिंग को तो रोकना है ना, मकसद ही है कि ब्लैकमेलिंग कौन रोकेगा? मैं कह रहा हूं मुशर्रफ साहब नहीं रोक पाए। आपने थोड़ी देर पहले बात की थी कि FBR में या कस्टम डिपार्टमेंट में लोग जो आते हैं वो खुश और खुर्रम होते हैं। माशाल्लाह, आप भी जानते हैं, मैं आपके आपको भी जानने वाले होंगे, हमारे भी जानने वाले। आपको एक हार्ड फैक्ट बता देता हूँ। हार्ड फैक्ट ये है कि आज जो एक 17 या 18 ग्रेड का ऑफिसर है, उसकी तनख्वाह मेरे ख्याल से 1.5 से 2 लाख रुपए है महीने की। आप उसको ये कहते हैं कि यार तुम मुझे करोड़ों अरबों रुपए का टैक्स रिकवर करके दो, ठीक है जी, तुम ऑडिट भी सही करो, इन्फ्लेशन उसका 1.5-2 लाख रुपए में उसका किचन नहीं चल सकता। अच्छा, वो जिसके पास जा रहा है, वो जिस अरबपति बंदे के पास जा रहा है टैक्स कलेक्ट करने के लिए, उसके ताल्लुकात जाहिर सी बात है वो ऊपर बहुत बेबस भी तो हो जाएगा ना कहीं ना कहीं। यकीनन उसको 2 तरीके से हिट लगती है। एक, उसको ऊपर से ऑर्डर आता है कभी कभी, दूसरा वो उसके पास इतने वसाइल नहीं है, लोगों के पास जा रहा है, वसाइल नहीं। अब हमारा मसला ये है कि जब हम टैक्स कलेक्शन की और हम जब बात करते हैं करप्शन को उससे मैच करने की कोशिश करते हैं, तो हम ये तो देखें कि हम उसे क्या दे रहे हैं और उससे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। इस एंगल को जरूर अब स्टडी करना चाहिए। मैं कई सालों से ये बात कह रहा हूं कि जो आपका कमाने वाला बच्चा है ना, FBR 6 अरब भी इसने कलेक्ट किया, 9,000 कमाऊ पूछ, तो उसकी ग्रीवियंसेस को भी तो देखिए, उसकी परेशानियों को भी देखें, वो कहाँ है, करप्शन कोई क्यों और अगर आपने उसकी परेशानियों को नहीं देखा तो वो सबको परेशान करता है। देखिए मसला क्या है, जब मेरा पेट खाली होगा ना तो मैं हाथ पैर तो मारूंगा, क्योंकि मेरा पेट खाली है। मेरे बच्चों को जब एजुकेशन नहीं मिलेगी ना तो मैं हाथ पैर मारूंगा, कहीं से भी मुझे एजुकेशन तो देनी है, मुझे अपना घर तो चलाना है, मुझे मेडिकल तो। देखिए कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज जो होते हैं ना, उनको साल में छुट्टियां अलाउड होती हैं, उनको पेड लीव मिलती है। क्या हमने ऐसा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को सोचा कि हम इम्प्लीमेंट करें? आज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 2-2 महीने की छुट्टियां होती है वहाँ। कभी FBR में छुट्टी हुई है? FBR में तो जून में मारा मारी होती है। बड़ी आपकी हमदर्दियां हैं। देखिए हमदर्दी हमें दोनों तरफ देखना है। हमें एक तरफ जब हम बात करते हैं हम टैक्स पेयर जब टैक्स नहीं देता और वहां पे उसको डर लगता है करप्शन का, या उसको डर लगता है कि उसके साथ ये हो, तो हमें इस साइड को भी देखना है, आपको दोनों तरफ देखना है, बैलेंस बात करनी चाहिए। और उधर की भी परेशानी को जरूर देखें, लेकिन उसको ठीक कीजिए और उसको ठीक करके फिर उसके कहेंगे भाई परफॉर्मेंस बेस्ड तुम्हारी तनख्वाह बढ़ेगी। और ये जो तुमने अगर गलत टैक्स लगाया, जैसे आज 2,700 अरब ये कहते हैं कि ट्राइब्यूनल्स में या हाई कोर्ट्स में फंसा हुआ है, वो क्यों फंसा हुआ है? वो फंसा हुआ है इसलिए है कि वो उसमें से बहुत सारा ऐसा है कि जो रिकवरेबल नहीं है। वो रिकवरेबल इसलिए नहीं कि वो गलत टैक्स लगे, यानी वो बंदा आया, उसने आकर आपसे कहा जी ये मसला हल करें, नहीं होता, छक्का लग गया, ठीक है जी, छक्का लग गया जी, छक्का लग गया। उसमें होता है ये कि जब तक मुझ पे बाद में सवाल ना किया जाए, अगर मैं टैक्स ऑफिसर हूं, मैंने करोड़ों रुपए का टैक्स लगा दिया, लेकिन अगर मुझसे बाद में पूछा नहीं जाएगा कि भाई ये जो तुमने टैक्स लगाया था ये रिकवर नहीं हुआ, ये क्यों रिकवर नहीं हुआ, तो मुझसे तो आज पूछा नहीं जाता। तो मैं तो टैक्स लगा के फारिग, मेरा तो ट्रांसफर हो जाता है जून के बाद, मेरा तो अगला सर्कल या अगला जोन मुझे मिल जाता है। तो जब तक आप
टैक्स पेयर्स बिल्स ऑफ राइट की बात नहीं करेंगे। आप जब तक ट्रांसपेरेंसी लेके आइए, ट्रांसपेरेंसी लेके आइए। ब्रेक पे जाना है जी, मुझे, बिल्कुल। एक ब्रेक पे जाना है। ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी, सच बोलना पड़ेगा। सच बोले, सबसे पहले तो अपने आप से सच बोलना शुरू करें। फिर सिस्टम्स होते हैं, लोगों की ईमानदारी पे भरोसा नहीं होता कि अच्छा आदमी लगा देंगे तो वो कर देगा। सिस्टम होते हैं जो अकाउंटेबल बनाते हैं, तो वो सिस्टम इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। एक ब्रेक के बाद वापस। बजट ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और बजट तकरीर थोड़ी देर के बाद हम सब सुनेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर क्या कुछ होता है। मोहम्मद ओवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ज़फ़र मोती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दीगर माहिरीन भी हमें जल्द ज्वाइन करेंगे। ज़फ़र साहब, नए माली साल में मजमूई कौमी पैदावार में इजाफे का हदफ जो है वो 3.6% मुकर्रर किया गया है, कितना रियलिस्टिक है सर ये? नहीं है रियलिस्टिक। अगर हर चैनल पर हम जा रहे हैं उधर सिर्फ और सिर्फ यही बात बता रहे थे कि हमारा जो है एग्रीकल्चर ने परफॉर्मेंस दी है वो उसने कुछ बैलेंस आउट किया है, नहीं तो हम 2.1 भी नहीं हैंडल कर सकते थे, 2 जो लास्ट ईयर हुआ है। और ये अभी भी मुश्किलात में है और अभी तो मैन्युफैक्चरिंग और जो सेक्टर्स हैं, दूसरे सेक्टर्स हैं, वो तो डिक्लाइन में है। और ऐसे ऐसे के हदफ उनके रखे गए थे 4%, 4.3, 3.9 और वो आ रहे हैं रिपोर्टिंग के अंदर 1%, 1.2%। तो देखकर ही डर लगता है कि आगे जीडीपी का कैसे चलेगा, क्योंकि अभी टर्न अराउंड होने में काफी टाइम लगेगा। और जिस तरह के हमारे हालात हैं और जो अभी ये बजट आने का है और जो अभी से परसेप्शन है कि वहां पर भी कुछ इश्यूज खड़े होंगे, झगड़े होंगे, तो ये तो मुश्किल ले आएगा। और मेरे ख्याल में जल्दी आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फिगर्स हैं, वक्त हमारे पास कम है। तो सर आप फरमाइए, जनाब मोहम्मद ओवैस साहब, आपके नज़दीक ये 3.6 का हदफ कितना रियलिस्टिक है? ज़फ़र साहब तो कह रहे नहीं है। हाँ, लेकिन इसको एक समझने की ज़रूरत है। जो करंट ईयर का हमारा जो अचीव हुआ है वो 2.6 मेरा ख्याल है अचीव हुआ है, और उसके अंदर जो अगर आप समझें तो 6.2% जो था वो एग्रीकल्चर था। इसका मतलब क्या है कि बाकी सेक्टर्स की नेगेटिव ग्रोथ थी, तो एवरेज आउट होके 2.6 के ऊपर आया। अब इसको जब आप बढ़ा के अगले साल की बात कर रहे हैं और 3.46 या इस तरह करके कोई बात हो रही है, तो क्या आप ये बताएं, पहली बात ये है कि क्या हम एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारी डिपेंडेंस एग्रीकल्चर के ऊपर है और इस वक्त जो एग्रीकल्चर फोर्स ही हो रही है उसके अंदर नेक्स्ट ईयर में ग्रोथ नहीं हो रही, क्योंकि इस वक्त जो गंदम और पंजाब में खास तौर के अंदर जो गंदम के साथ हुआ उसकी बेसिस के ऊपर लोग फोर्स ही कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर में लोग गंदम की काश्त नहीं करेंगे और उतनी शायद एक्सपेक्टेड ग्रोथ ना हो। बिल्कुल, जब नहीं लगाएंगे तो उसकी बुनियाद के ऊपर अगर वहां खुदा ना खास्ता डिक्लाइन आ गया तो फिर तो ये अचीव करना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप जरा पिछले सिर्फ एक साल नहीं, आप नंबर ऑफ ईयर्स उठा के देखें, आप देखें कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ कहां हो रही है, सर्विस सेक्टर में कहां ग्रोथ, सर्विस सेक्टर की बहुत थोड़ी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि वो भी आईटी कंपनी, उसमें थोड़ी सी ग्रोथ है, इस दफा पॉजिटिव है, लेकिन वो बहुत नेग्लिजिबल है। और वो भी सिर्फ इस वजह से हो रही है कि आईटी सेक्टर में कुछ ना कुछ जो बच्चे फ्रीलांस में जो काम हो रहा है वहां पे 2019-2020 तक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में अच्छी खासी ग्रोथ थी, लेकिन उसके बाद से फिर नहीं है जी। उसके बाद से कंटिन्यूअसली डिक्लाइन है, कंटिन्यूअसली। और एक चीज और गौर करने वाली बात है, देखिए हम कंटिन्यूअसली इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी भी बनते जा रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट नहीं कर रहे, फिर हम एक तरफ रोते हैं हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स कम होते जा रहे हैं, क्योंकि हम तो हर चीज इंपोर्ट करते जा रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट नहीं कर रहे, हम वो सारी चीजें नहीं कर रहे। हम इंपोर्ट बेस ही एक्सपोर्ट करते हैं, हम हैं ऐसी इकोनॉमी। जी बिल्कुल। अब हाँ बिल्कुल, एक्सपोर्टर्स भी अब आपको ये कह रहे हैं कि आपकी यूटिलिटी प्राइसेस जिस लेवल के ऊपर चली गई हैं, आप मार्केट में नॉन कंपिटिटिव होते जा रहे हैं, आप इवन बांग्लादेश, इंडिया के साथ कंपीट नहीं कर सक रहे। और खुदा ना खास्ता हमारी अगर एक्सपोर्ट और डिक्लाइन होने शुरू हो गई तो जो मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी बहुत चल रही है वो भी अगर नेगेटिव की तरफ जाना शुरू होगी तो हमारा आउटकम क्या होगा। और जब भी मैन्युफैक्चरिंग बंद होती है,
ये कोई सिर्फ ये नहीं है कि कोई फॉरेन करेंसी रिजर्व या कोई वो होगा, रादर आपकी जो लेबर फोर्स वहां पे काम कर रही है इतनी बड़ी, उसको जो सैलरीज मिल रही हैं, उनके जो काम होगा, तो इसका तो अफेक्ट जो होगा वो इकोनॉमी के ऊपर कितना आएगा, क्योंकि ना आपके पास जो विद होल्डिंग टैक्सेस की मद में टैक्स कलेक्शन आ रही होती वो नहीं होगी, जहां आपने लेबर को एम्प्लॉयमेंट देनी थी वो नहीं दे सक रहे, फिर आपकी एक्सपोर्ट की फॉरेन करेंसी प्रोसीड्स कम हो रही होती हैं, तो आपका तो ये नंबर ऑफ फैक्टर्स है और ये सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग से लिंक है। सर, तो इस वक्त तो फ्रैंकली मेरी अभी पिछले हफ्ते एक सनतकार हैं, उनसे बातचीत हो रही थी, कहने लगे मसूद भाई हमारा बिजली का बिल जो है वो 14-15 करोड़ मैक्सिमम आता था, बहुत ज़्यादा, यानी वो बढ़ के ओवर ऑफ द ईयर्स 3-4 सालों में 50 करोड़ तक पहुंच गया। कहने के जब 16-17 करोड़ भी पहुंचा उस वक्त तक तो चले हमारा CFO देख लेता था, अब 50 करोड़ बिजली का बिल देने के लिए हमें मिलके बैठना पड़ता है, निकालना पड़ता है उसके अंदर से। और फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी कई लाइंस जो है वो बंद कर दी। तो अब आप सोचें कि जब ये पहले हो चुका है। मसूद भाई मुझे ये बताएं, बिल्कुल मसूद भाई हर चीज मुझे ये बताएं कि आम आदमी का बिजली का बिल कितना बढ़ा है, क्योंकि बिजली के रेट तो हर तरह से बढ़े हैं ना, तो बिजनेसेस को तो वो बुरी तरह अफेक्ट कर रहे हैं। मैं तो यही बात इंडिकेट बार बार कर रहा हूं कि जब बिजली बढ़ रही है तो एक्सपोर्टर की कॉस्ट ऑफ बिजनेस बढ़ रही है, तो क्या वो मार्केट में compete कर सकेगा, वो कितनी देर लॉस के ऊपर बेचेगा, और अगर एक्सपोर्ट नहीं हो रही होगी तो जो काम हम जिस तरफ जा रहे हैं ये तो नेगेटिव फैक्टर और उसको ये इजाजत भी नहीं है कि वो अपनी बिजली खुद पैदा कर ले, ये इजाजत भी नहीं है उसको। हाँ बिल्कुल, वो क्योंकि आपको लाइसेंसेस की जरूरत होती है, वो सारी चीजें, लेकिन अब सोलर के ऊपर गवर्नमेंट हंगामी सूरत हाल है ना, तो प्रमोट कर रही है कि अगर वो चीज आती है, जब हंगामी सूरत हाल हो, आप देख रहे हैं कि रीजन में आप कम्पीट नहीं कर सकते, तो फिर आपको ये इजाजत देनी चाहिए। नहीं अब मैं अपने घर पे अगर जनरेटर रखूं तो उसके लिए मुझे इजाजत लेनी पड़ेगी, अब मैं सोलर लगाऊं तो मुझे इजाजत लेनी पड़ेगी। भाई काम मुल्क की मईशत चलानी है, रोजगार पैदा करना है, तो आसानी तो पैदा करनी होगी ना, क्योंकि आपने माजी में गलत फैसले किए तो अब उसको भुगते पूरी कौम। ये बात बिल्कुल आपकी, मैं इससे 100% इत्तेफाक करता हूं कि देखें गवर्नमेंट को बैठना, इसके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं वर्ड, हालांकि इस वक्त IMF बेस्ड बजट है, हम सपोर्ट का वर्ड यूज ही नहीं कर सकते। आप उनको सर सब्सिडी ना दें, ना कोई चीज है, आप फ्री हैंड तो दे सकते हैं कि जी आप विंड लाके लगा लीजिए, सैनिटेशन जी आप सोलर लगा लीजिए, आप जैसे बिजली पैदा कर सकते हैं, अपना कारखाना चला सकते हैं, आप कर लीजिए, ये परमिशन तो कम से कम दे दें ना, ये परमिशन दे दें, उनको काम करने के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दें। मैं आपको बताऊं फ्रेंकली, मसलन पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करना जिहाद के बराबर है, क्योंकि आप जरा महकमे गिनने शुरू होंगे ना, कितने महकमे उनको भुगतने पड़ते हैं, तो आप कहेंगे कि यार यहाँ कौन मैन्युफैक्चरिंग करेगा जिस तरह की एनवायरनमेंट है। आपने इंडस्ट्रियल जोन बना दिए जहां 10-10 साल की एग्जेम्पशन दे दी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग नहीं लगी, कोई नहीं आता यहाँ पे काम करने के लिए। जफर साहब तो बाकायदा इस शोबे से वाबस्ता है ना, तो मैं उनसे पूछता हूँ, असल रियल मसाइल एक एक करके वो बताएंगे, लेकिन मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। जफर साहब माजरत, अभी हमें ज़रा सा रुकना पड़ेगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इस सेक्टर को ज़रा एक्सप्लेन करें कि भाई तवानाई का बहरान है ना, तो वो सनतकार कह रहा है मुझे आप इजाज़त दे दीजिए मैं कर लूँगा, तो क्या इस तरह की रिफॉर्म्स हुकूमत सोच रही है और कुछ बजट में इस तरह की चीज़ हमें नज़र आएगी? एक ब्रेक के बाद बात करें। ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर खुशामदीद। और अभी तक बजट तकरीर शुरू नहीं हो सकी, 4:30 बजे का वक्त था, लेकिन इसमें ताख़ीर हो रही है और इसकी तवक्को भी थी, क्योंकि पार्लिमानी पार्टीज़ जो हैं उनकी तरफ से मालूम हुआ है कि कुछ ना कुछ एतराज़ात हैं, कुछ बातें हैं जो पहले से तय कर लेना ज़रूरी होता है। तो बहुत अहम तकरीर है, सब नज़रें इसके ऊपर हैं, लेकिन अभी तक ये तकरीर शुरू नहीं हो सकी है। देखना होगा अभी इसमें मज़ीद कितना वक्त लगेगा। मोहम्मद अवैस साहब, क्या वजूहात कुछ आपको पता चला है कि मालूम हुआ है कि क्यों अभी तक बजट तकरीर नहीं हो पाई, या क्या अंदाज़ा है आपका? मोहम्मद अवैस साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? अच्छा, लाइन ड्रॉप हुई, आप लाइन मिलाएं जब तक मैं कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूं कि
जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जफर साहब, क्या आपने तो पहले ही कहा था मुझसे कोई 3-4 दिन पहले कि देखना तकरीर वक्त पे शुरू नहीं होगी, तो वक्त पे शुरू नहीं हुई। बताइए कि आपने बताया तो था, अभी क्या वजूहत हो सकती है? यही वजूहत हैं, झगड़े अंदर चलेंगे। ये बजट को आसानी से डाइजेस्ट थोड़ी होगा, किसी को भी एक्सेप्टेबल थोड़ी होगा किसी को भी। मसले तो अभी बढ़ेंगे। आपके जो सुबह मेरे साथ जो थे ना, वो पॉजिटिव कहानियां करने वाले, उनको बुलाओ ना। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, नहीं डॉक्टर साहब बड़े जबरदस्त आदमी हैं, उनको बुलाओ कि भाई ये जो इतने कह रहे थे ये भी हो जाएगा, वो भी एडजस्ट हो जाएगा, ये भी एडजस्ट हो जाएगा। नहीं होते इस तरह एडजस्ट। और मुल्क अभी मुश्किल से तो बैंक्रप्सी से निकला है, अभी ये मुश्किल से बैंक्रप्सी से निकला है। अभी इसको टर्न अराउंड होने में इसको डिफिकल्टीज हैं। ये हमें तो अब कंपैरेटिवली देखे ना, कोई मिफ्ता ने उस दिन इथोपिया से कंपेयर किया कि इथोपिया हमसे आगे निकल गया, तो भाई इथोपिया एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बन गई है। इथोपियन एयरलाइन जो है उससे मेरे ख्याल में सेकंड बिगेस्ट एयरलाइन इन अफ्रीका बन गई आफ्टर साउथ अफ्रीका। तो ये चीजें आपके आगे पीछे हर एक निकल रहा है। कोई कह रहा था कंबोडिया का, मैं कोई चैनल बता कि कंबोडिया का एक्सपोर्ट हमसे 12 गुना ज्यादा है। भाई कंबोडिया, वियतनाम और ये सब अब नए टाइगर्स हैं, इनके डेवलपमेंट हो गई है। इन्होंने जो तकलीफें थी वो उठा ली और एक कौम बनकर आगे बढ़े। मुझे याद है कि वियतनाम में असेंबली में डिस्कशन हो रहा था कि हम फास्ट ट्रेन चलाते हैं, तो असेंबली के लोगों ने कहा कि अभी हमें जरूरत नहीं है फास्ट ट्रेन चलाने की फ्रॉम नॉर्थ वियतनाम टू साउथ वियतनाम। अभी तो ये तो स्लो चल रही है, इसको चलने दो। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, जब चीजें आएंगी, जब हमारे पास हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इसके बाद डेवलप करेंगे। आज एक रोड भी उधर टूटा हुआ नहीं है। वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड तो पहले ही आगे निकल गया, मलेशिया, इंडोनेशिया 7वीं बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा 2030 में। भाई आप श्रीलंका को देखें जफर साहब, जिन दिनों ये बात की जा रही थी कि खुदा न खास्ता हम डिफॉल्ट हो सकते हैं, 107 उन दिनों श्रीलंका डिफॉल्ट हो गया था फिलीपींस में, और उनकी इन्फ्लेशन जो है 50% पे कुछ थी। भी नहीं था। इंडिया 90s तक मनमोहन देसाई हमको देखता था कि भाई ये जो है किस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी डेवलप। मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है मोहम्मद ओवैस साहब, मैं भी जो बात कर रहे थे जफर साहब, श्रीलंका की मैं मिसाल दे रहा था कि श्रीलंका, जब हमारे यहाँ ये बात हो रही थी कि खुदा न खास्ता मुल्क डिफ़ॉल्ट हो सकता है, तो उस वक्त श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हो चुका था और फिर वो अपने डिफ़ॉल्ट से न सिर्फ बाहर निकला, इस वक्त वहाँ का जो इंटरेस्ट रेट है, वहाँ पर जो इन्फ्लेशन है, माफ़ कीजिएगा, जो इन्फ्लेशन है वो सिर्फ 5% है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बजट के इस डॉक्यूमेंट पर जो आज पेश होने वाला है, अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि वो बजट इजलास में शिरकत ही नहीं करेगी, जिसका मतलब यह है कि हुकूमत ये बजट पास करवा ही नहीं सकती जब तक पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट के अंदर मौजूद ना हो। और ऐसे इत्तेहादी ने ऐसे वक्त पर जब बजट पेश होने वाला है, यह फैसला किया है कि वो बजट इजलास में शिरकत ही नहीं करेंगे। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद कहा कि वो हुकूमत हैं। ये नहीं हो सकता कि हुकूमत कोई इक़दाम उठा रही हो और हम कहें कि हम उसके साथ मौजूद नहीं हैं। तो असल में हुकूमत ने हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। ये कोई छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। और इस वक्त जो ये डेवलपमेंट चल रही तरह से नहीं कहा जा सकता कि कोई अच्छी डेवलपमेंट है। एक ऐसे माहौल में, एक ऐसे आलम में जहाँ मुल्क शदीद माशी मुश्किलात का शिकार है, जहाँ पर पहले ही पॉलिटिकल टर्मोइल की सूरत हाल मौजूद है, वहाँ पर अगर हुकूमत के अहम तरीन इत्तेहादी इस तरह की गुफ्तगू करेंगे, बरमला गुफ्तगू करेंगे, तो ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। मैंने पहले ही कहा था कि काबीना में तोसी की बात हो रही है, यानी पीपल्स पार्टी कुछ ना कुछ तो अब बारगेन करेगी। ऐसी सूरत हाल में बारगेनिंग पोजीशन में अगर हुकूमत आती है तो हुकूमत कैसे चलेगी? अदिल बड़ाई साहब, हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, सीनियर सहाफ़ी, बाखबर सहाफ़ी मौजूद हैं। अदिल साहब, ये क्या हो रहा है? ये तो इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल है। जी, हुकूमत के लिए एक ऐसे वक्त में बड़ी परेशान कुन सूरत हाल बन गई है जब तगड़ी अपोजिशन ऐवान में उसने अपनी प्लानिंग कर ली है कि बजट पेश करते वक्त उनकी जो जारहाना हिकमत अमली है, तो उनके अपने ऐसे उनका हिस्सा, हुकूमत का हिस्सा जो बुनियादी तौर पे हुकूमत यानी ऐवान इक़्तिदार में तो नहीं है, लेकिन उनके वोट से हुकूमत
है। नहीं, और आपको उनके याद वोट होगा से बजट बिलावल पास साहब होना ने है। खुद कहा उनके- था क्या, हुकूमत जो कुछ करेगी उसकी जिम्मेदारी हम लेंगे, हम हुकूमत हैं, हम हुकूमत की बेंचों पे बैठ रहे हैं, ठीक है काबीना में नहीं है, लेकिन आपने विफाकी ओहदे लिए हुए हैं, आप कायमा कमेटियों में हैं, आप हुकूमत के वोट से ही बने जो कुछ बने, तो हुकूमत ही हुकूमत पर अदम एतमाद कर रही है। मंजूरी, अब बजट की मंजूरी जाहिर है पीपल्स पार्टी के बगैर तो हो नहीं सकती, और एक ऐसे वक्त में जब बजट पेश होने से, बल्कि जो उसका ऑफिशियल टाइम है वो तो शुरू हो चुका है, चंद मिनट्स पहले ये अनाउंसमेंट आना ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा धचका है। और ये कंसर्न जो है गुज़िश्ता कई रोज से उनके साथ शेयर किए जा रहे थे, लेकिन ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमें एतमाद में नहीं लिया जा रहा, बहुत से बड़े फैसले जो किए गए हैं हमें एतमाद में लिए बगैर किए गए हैं, तनख्वाहों के मामले पे एतमाद में नहीं लिया गया, निजकारी के मामले पे एतमाद में नहीं लिया गया, पीएसडी के मामले में, तरक्याती बजट के मामले में एतमाद में नहीं लिया गया। लेकिन इस वक्त की सिचुएशन आपको इल्म है कि यहाँ पर तो ये सूरत हाल है कि वज़ीर आज़म पेट्रोल की प्राइस के हवाले से फैसला करते हैं और वजारत खजाना की जानिब से जो फैसला सामने आता है, क्योंकि IMF इस वक्त जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इस वक्त जो बजट की तैयारी है उसमें IMF की शराइत हैं, उसमें इस वक्त पॉलिटिकल अपने जो एलाइज हैं उनकी तमाम बातें मानना या उनको लेकर चलना जो है वो मुमकिन नहीं है। लेकिन मगर ये आदिल राइट साहब, ये बहुत हार्श फैसला है, ये जैसा आपने भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया, ये बहुत हार्श फैसला है। इतना हार्श फैसला अगर पीपल्स पार्टी कर रही है तो ये हुकूमत चलेगी कैसे? अगर फाइनेंस बिल वक्त पर, इसको फाइनेंस बिल जो सादा अक्सरियत से पास होता है वो पास करवाने के लिए पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, तो रिफॉर्म्स को तो भूल जाए ना। फिर प्राइवेटाइजेशन पे पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है, हुकूमत का मौक़िफ़ और तैयारियां बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, तो भूल जाए ना फिर बाकी आगे की चीजें। तो देखें, आगे मामलात चलाना, उसका इम्पैक्ट, इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो तो एक अलग चीज है, वो तो जब बजट मंजूरी में ही जिस हुकूमत को मुश्किल हो उसका चलना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस वक्त तो आप खुद सोचें कि हुकूमत का कॉन्फिडेंस क्या होगा कि जब उनका एक बड़ा इत्तेहादी जिसकी बगैर वो बजट मंजूर ही नहीं करा सकते, वो कह रहा है कि मैंने आपके साथ नहीं बैठना, ट्रेजरी बेंचेस पे मैंने नहीं बैठना, मैंने ऐवान में नहीं आना। तो ऐसे में जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इस वक्त जो मुलाकात कर रहे हैं, इस वक्त बिलावल साहब के चैम्बर में उनसे बातचीत कर रहे हैं, अब कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि उनको मना के लाया जाए। मना कर ले भी आए, अब देखें, मना कर ले भी आए, हुकूमत को जान से नहीं मारा, घायल जरूर कर दिया है, यानी अपने इत्तेहादियों को घायल कर दिया है। अब वो एतमाद एक बताए ना, जो इन्वेस्टमेंट लाने के लिए सोच भी रहा होगा वो सोचेगा कि ये हुकूमत कितने दिन चलने वाली है। जहां आप कह रहे थे कि हम इस्तेकामत के साथ खड़े, इन्हें 5 साल पूरा करने देंगे, पहले ही बजट में आपने उनको लिटा तो दिया है, ये तो तय हो गया। जफर मोती साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और साहब हमारे साथ ही रहिएगा। जफर साहब, आप जो बात कह रहे थे सच साबित हो गई, फड्डा पड़ा हुआ है, शदीद किस्म का फड्डा पड़ा हुआ है। भाईजान, पेमेंट का मसला है, PSDP की पेमेंट का मसला है जी। समझो यार, सब नोट का खेल है। ये जब जाएंगे उधर मनाएंगे, सागदार साहब कहेंगे चलो आपकी भी ना हमारी, आपको हम 25 रुपए दे रहे थे अब 35 रुपए दे देंगे, आप 50 की डिमांड ना करें। हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, बल्कि मैं इस पर आपके साथ एक देने की शर्त भी लगा सकता हूँ कि आधे घंटे में मामला हल होगा और हम बजट शुरू होगा, और फिर हम यही डिस्कशन कर रहे होंगे कि भाई ये बजट में क्या है क्या नहीं आया। अभी आप सर, मुझे भी पूरा यकीन है, आप जो कह रहे हैं 100% दुरुस्त है, पीपल्स पार्टी पलट के वापस आएगी, बैठेगी, मगर वो अपनी बार्गेनिंग पोजीशन जो है उसको जिस मौके पर इस्तेमाल कर रही है, और हुकूमत पहले से जिस दबाव में। मलिक साहब, आप ये बड़ी एक ऐसी सूरत हाल है जो पाकिस्तान में इससे पहले कभी हमने नहीं देखी। शम्स साहब, आप शम्स इस्लाम साहब, ये अजीब सूरत हाल पैदा हो गई है सर, ये बिल्ली थैले से बाहर आ गई कि ऐसे अहम मौके पर अहम तरीन इत्तेहादी ने, यानी मैं तो कहूँगा हुकूमत ने ही हुकूमत पर अदम एतमाद कर दिया है। देखिए, मैं 35 साल से ये बजट देखता हूँ। मुल्क के अंदर पहले रेल की ट्रेन लेट होती थी, फ्लाइट्स लेट होती थी, और आज पहली मरतबा मैं देख रहा हूँ कि बजट अनाउंसमेंट इतनी लेट हो गई है। तो ये तो एक अदम एतमाद तो शुरू दिन से आपस में था सियासी तौर पे इनके ऊपर, और अब आगे लगता है कि कुछ और निगोशिएशंस होंगी, कुछ लेन देन होगा, उसके बाद इसको ये चलाएंगे। तो मुश्किल सूरत में आ गई है हुकूमत। यानी मुझे ये सोच कर शर्मिंदगी महसूस हो रही है
सर, लिटरली बीइंग अ पाकिस्तानी, मुहिब वतन पाकिस्तानी, जहाँ पर कौम इस वक्त मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रही है, उसके यानी 9 करोड़ अफराद खत गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कल मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि जिस तरह का बजट पेश किया गया है, 1.5 करोड़ लोग एक साल में और खत गुर्बत से नीचे चले जाएंगे। 2 वक्त की रोटी जिनके पास नहीं है, आज उनके लिए जब कुछ करने का मौका है तो उस वक्त इत्तेहादी आपस में लड़ रहे हैं, बार्गेनिंग कर रहे हैं। सर, शम्स साहब, हेलो शम्स साहब नहीं सुन पा रहे मुझे? जी जफर साहब, ये सूरत हाल, मुझे तो शर्मिंदगी महसूस हो रही है, आपको कैसा लग रहा है? आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको शर्मिंदगी क्यों हो रही है। ये हमेशा जब एक रॉक कॉन्सर्ट भी हो रहा होता था, आप समझ जाए कौन से कॉन्सर्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो आखिरी वक्त पर जो स्टार होता है ना, वो रुक जाता है कि रकम पूरी नहीं मिली है। तो ये अभी रकम पूरी ना मिलने का ढोंग है। आधा घंटा आप ठहरिए, सब काम डाउन रहिए। बजट तो इनको आज ही देना पड़ेगा किसी भी हाल पर। नहीं, बजट तो दे देंगे सर, मैं मुझे इसमें कोई शुबे की बात नहीं है, क्योंकि वो उधर से जो अपोजिशन है वो भी फुल प्रिपेयर्ड तैयारी करके आई है। फर्स्ट टाइम मैंने भी ये सुना है कि जो सिक्योरिटी का एक सर्कल बनाया जाएगा, ये तो नहीं होता था पहले। अपोजिशन को आगे तक आने दिया जाता था डाइस के पास। अब वो जो कैमरा होगा जो आप लोगों को अलाउ नहीं होगा, जो बजट का दिखाएगा, वो शोर को भी बंद करेगा। अच्छा, अब ये भी परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी कि प्राइवेट सेक्टर का औरंगजेब साहब जो है वो इतने शोर होगे में किस तरह करेंगे। कर लेंगे, वो हेडफोन लगाकर सर कर देंगे, वो सब कुछ हो जाएगा। उधर जो पार्लियामेंट के अंदर जो गार्ड्स मौजूद होते हैं वो भी मौजूद होंगे सब। आदिल वाहिद साहब, असल मसला क्या पड़ा हुआ है? ये पीएसडीपी का मसला है, ये एक बजट के बाद काबीना में तोसी है, वो कोई मामला है, ये कायमा कमेटियों का मामला है, ये असल में मामला क्या है? मामला तरक्याती बजट का ही है। ये जो काबीना में तोसी का मामला है ना, इसमें सूरत हाल उलट है। अच्छा। नून लीग तो काफी अरसे से ये सोच रही है, बल्कि जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा क्रिएट किया गया था वो फॉरेन ऑफिस बिलावल साहब के लिए तैयार किया गया था कि वो आ रहे हैं, इसलिए जो है वो क्रिएट किया गया था। लेकिन उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बिलावल साहब को ये कहा कि आपको आ जाना चाहिए। ये चंद हफ्ते पहले आने के लिए किसी हद तक ज़हन बना भी, लेकिन इस वक्त की जो मुश्किल मुआशी सूरत हाल है इसमें उन्होंने कहा जी हम फिर बजट के बाद देखेंगे। इससे पहले 2 साल की बात हुई थी, लेकिन नून लीग तो चाहती है आप आए, आप बताएं कि आप दुरुस्त कह रहे हैं सुहेल वड़ाई साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त मेरे पास जो मालूमात हैं वो ये कि पीपल्स पार्टी काबीना में नहीं जाना चाहती। पीपल्स पार्टी चाहती है कि 1 दर्जन उसके जो कायमा कमेटियां हैं उसकी चेयरमैनशिप मिले, कम से कम 1 दर्जन, क्योंकि वहां पर मिनिस्टर की मरात होती हैं। सिर्फ मिनिस्टर का झंडा नहीं होता गाड़ी पर या वो कैबिनेट में नहीं बैठता, मरात सारी मिलती हैं, तो उनको कायमा कमेटियां चाहिए। देखें, इस वक्त ये इतना बड़ा इशू नहीं है और कायमा कमेटियों के अब जो चेयरमैन है उनका इंतखाब भी शुरू हो गया है। कल भी उन्हें एक बड़ी कमेटी की चेयरमैनशिप मिल गई है फाइनेंस की, और ये इतना बड़ा इशू है नहीं है, बल्कि हुकूमत ये ऑफर, ये ऐसा मामला है कि जिसमें माजी में सियासी जमातें ब्लैकमेल करती हैं जो इत्तेहादी जमातें हैं कि हमें हुकूमत में हिस्सा दिया जाए। यहाँ पर मामला उलट है, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि आप आए और वो कह रहे हैं नहीं हम ये बाहर नहीं उठा सकते। उन्होंने आईनी ओहदे ले लिए। कायमा कमेटियों वाला मामला भी इतना ज्यादा सीरियस इशू नहीं है कि इस स्टेज पे आके हुकूमत स्टेज पे लग जाए। जो जफर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये मामला जो है वो इस वक्त अपना जो हिस्सा है वो बढ़ाने के लिए बिल्कुल 11th आवर पे आके उन्होंने दुरुस्त खेला। उसकी रीजन ये है कि यही वो टाइम था कि जिसमें अब हुकूमत के पास ऑप्शन नहीं रहा, क्या हुकूमत करे, यानी उसके पास कॉन्फिडेंस क्या होगा बजट पेश करते हुए। बेशक कल को आकर वो इनको बजट मंजूर कराते के अमल में ले आए, जो कि वो आ भी जाए शायद, लेकिन इस वक्त बजट पेश करते हुए वो हुकूमत जिसके सामने एक तगड़ी अपोजिशन खड़ी होगी, वो किस कॉन्फिडेंस के साथ बजट पेश कर रही होगी। ये भी आपको याद होगा कि IMF ने जो अगले साल माशी तरक्की के हदफ के लिए शराइत रखी हैं, उसमें एक शर्त है सियासी इस्तेहकाम, मतलब ये कि हुकूमत मजबूत नजर आए।
इत्तेहादियों ने, मैंने कहा ना कि मारा नहीं, जान से घायल जरूर कर दिया है, और घायल ऐसे कर दिया। आज जफर मोती साहब से कहूंगा ना कि आप पैसे लगाएं, तो जफर मोती साहब का आप जवाब सुन लीजिएगा। ऐसा तो हो गया ना वड़ाई साहब, अदिल वड़ाई साहब? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा धचका है। देखें, आप कह रहे हैं दुनिया को कि यहाँ पर सरमायाकारी करें, यहाँ माहौल है। आपको एक मसला था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके लिए दर्द सर बनी हुई है, हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि किस तरह से मामलात को जो है वो लेकर चलना है। अब आप जिनके सहारे, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके सहारे, जिसके वोट से आप हुकूमत में हैं, अब बिल्कुल एक ऐसे क्रिटिकल टाइम पे वो आपको इस तरह से आंखें दिखाए और वो आप मैनेज ना कर पा रहे हो। बजट का टाइम जो है पेश करने का 4 बजे हो, इस वक्त 5:45 बज चुके हैं और अगला आधा घंटा भी सूरत हाल नजर नहीं आ रही। एक गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई। इस गैर यकीनी की सूरत हाल में एक ऐसे वक्त में जब आपके मुल्क में सबसे अहम तरीन चीज मईशत है, IMF की जो कंडीशन है उसमें आपके पास मार्जिन बहुत कम है, आपने अपने सियासी एलाइज जो हैं उनको खुश रखना है, अपने IMF को खुश रखना है, आपके सामने एक तगड़ी अपोजिशन है, आपने उसको किस तरह से टैकल करना है, आपने मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम लेकर आना है। तो ये तो एक जो क्यास की जो सिचुएशन है, एक अदम इस्तेहकाम की जो सिचुएशन है, उसमें तो मजीद इजाफा कर दिया है और इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि उनके अपनों ने जो है वो घायल कर दिया। हम आपसे वक्तन फवक्तन अपडेट लेते रहेंगे। हमें पता है कि हम आपके यहाँ एंगेज रखते हैं, तो पीछे आपकी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। मैं फिर आपसे रब्ता करूंगा, हमारे साथ आप रहिएगा। हमारे साथ जो है वो मोहम्मद ओवैस साहब भी मौजूद हैं, हमारे साथ शमसुल इस्लाम साहब भी मौजूद हैं, जफ़र मोती साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद ओवैस साहब, अब ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल सही कह रहे हैं जफ़र मोती साहब, अदील वड़ाई साहब ने भी बिल्कुल ठीक कहा, और मुझे भी यकीन है कि कुछ देर लगेगी, पीपल्स पार्टी मान जाएगी, आके बैठ भी जाएगी। लेकिन इस वक्त लोकल मार्केट को, इंटरनेशनल मार्केट को मैसेज क्या गया है? करेंगे आप इन्वेस्टमेंट ऐसे माहौल में? देखें, बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल सही है और इम्पॉर्टेंट है। फ्रैंकली, जब आप पिछली ब्रेक पे जाने से पहले जब बात कर रहे थे और आप अपने आप को मिला रहे थे मुख्तलिफ मुल्कों के साथ कि वहाँ इतनी डेवलपमेंट होगी, वहाँ ये हो गया, श्रीलंका इवन डिफ़ॉल्ट से निकल के कहाँ पे पहुँच गया। देखें, उनके यहाँ और हमारे यहाँ सबसे बेसिक प्रॉब्लम क्या आ रहा है? हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ ही नहीं रही। आप मुझे ये बताएं कि क्या इस सूरत हाल के अंदर कोई भी गवर्नमेंट, अब इसमें किसका प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है, पीपल्स पार्टी का प्रॉब्लम है, या क्या है? लेकिन इस तरह के मैसेजेस को जब आप किसी भी इन्वेस्टर को देते हैं कि इस मुल्क के अंदर आके आप काम कर लें, जहां पे बजट का जो टाइम है उसके ऊपर आप बजट नहीं दे सकते, जहां गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाना चाहती है उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं कर सकती, इदारे जो हैं वो वहां पे प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर सक रहे होते, तो ये सारी सूरत हाल के अंदर फिर आप कंपैरिजन किस चीज का करते हैं? आप क्या, कैसे अपने आप को दुनिया के अंदर जो है वो शो करेंगे कि जी हम कहां जा रहे हैं और ये क्या हो रहा है? तो प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं कि जो हमारा बुनियादी मसला है वो ये है कि हम लोग तो एज अ नेशन सोच भी नहीं रहे कि हम अपने मुल्क के साथ क्या मसाइल हो रहे हैं, किस तरह लेके चल रहे हैं। तो उसको बेसिक चीजों को एड्रेस करने की आधे एक घंटे पहले बार बार कह रहा था कि मुझे बड़ी तवक्को है कि रिफॉर्म्स का बजट होगा, इसमें वो इक़दामात रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे जो इस वक्त की ज़रूरत है, पॉलिटिकल विल नज़र आ रही होगी। लेकिन ज़फ़र मोती साहब, पिछले कुछ दिनों में मैंने जिक्र किया, वज़ीर आज़म साहब ने एक बयान दिया अदलिया के मुताल्लिक़। मैंने उस वक्त कहा कि जब आप अपने मुल्क की अदलिया को देखिए, कोई अपोजिशन लीडर बात करे ना तो उसको कवर अप किया जा सकता है, लेकिन मुल्क का वज़ीर आज़म कहे कि उसे अदलिया में काली भेड़ें नज़र आ रही हैं, खुदा न ख्वास्ता, तो ये बड़ा हार्श बयान था। कौन करेगा इन्वेस्टमेंट? अब बताएं। आज ये हो गया, हुकूमत का सबसे बड़ा इत्तेहादी बजट के वक्त बार्गेनिंग कर रहा है हुकूमत के साथ। अरे इससे ज्यादा खतरनाक आप सोचें कि अभी कुछ एम्बेसियों के अंदर कुछ लोग बैठे होंगे जो ये सब ऑब्जर्व कर रहे होंगे और ये सब चीजें बताई जा रही होंगी। उसमें IMF के भी लोगों को पता चल रहा होगा, जो डोनर कंट्रीज हैं उनको पता चल रहा होगा, ये सब हो रहा है। या आप तो बिहाइंड द सीन की तो बात ही नहीं करते। बिहाइंड द सीन मसूद एक और एलिमेंट चल रहा होता है, एक और दुनिया है जो अभी ये डिस्कशंस तो देख रही होगी, लिवरेज के प्राइसेस देख रही होगी कि कौन कितनी लिवरेज कर सकता है, कितना भारी है आसिफ जरदारी, ये भी बातचीत हो रही होगी। तो ये सब चीजें देखते हुए ये जो बाहर के इन्वेस्टर्स होते हैं, ये हर चीज को नपा तोड़कर यानी वजन देकर
फिर उस कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जब यहाँ पर फर्स्ट टाइम ओपन अप हुआ और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आने शुरू हुए, फंड मैनेजर्स आने शुरू हुए, तो वो पाकिस्तान और वियतनाम को सेम कंपेयर करते थे। वियतनाम वॉर के अंदर था, अभी अब तो कोई कंपैरिजन नहीं है ना वियतनाम के साथ। एड चल रही थी ब्रेक के, तो हम लोग उससे पहले श्रीलंका की बात कर रहे थे जी। तो श्रीलंका तो हमारे से वर्ष हुआ, लेकिन उसकी मुआशी खराब हालत पहले हुई, फिर पॉलिटिकल क्राइसिस आई। हम पाकिस्तान जो है दुनिया के एक मुल्क है कि पहले पॉलिटिकल क्राइसिस लाया, उसके बाद हमारी जफर साहब श्रीलंका फाइनेंशियल क्राइसिस में आया क्योंकि कोविड आ गया। कोविड उसकी मईशत जो है वो चलती है टूरिज्म पर, टूरिज्म उसका बंद हुआ, वो क्राइसिस में आया, वो डिफॉल्ट हुआ, डिफॉल्ट होकर वापस उठा। और मैं बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले भी 5% इन्फ्लेशन है, 50% इन्फ्लेशन से 5% इन्फ्लेशन पर आया है सिर्फ 1.5-2 साल के अंदर। करेंसी भी स्ट्रांग हो गई जी, एक्सपोर्ट भी इनका टीका शुरू हो गया और इनका जो टूरिज्म था वो भी दोबारा और उसका एक रीजन मैं सिर्फ जिसको मैं की समझता हूं वो तालीम है। 100% लिटरेसी श्रीलंका में। अगर आपने खर्च किया होता आज खर्च किया होता ह्यूमन डेवलपमेंट पर, और आप अभी से अगर ये शुरू कर दें तो अगले 10-15 सालों में कुछ बेहतरी हो सकती है। लेकिन आपने माजी में नहीं किया। सारे मसाइल की जड़ यही है, आप जहां पे सुन लेंगे लोगों के पास शऊर नहीं है, इल्म नहीं है, वोट किसको करना है, कोई किसी के बहकावे में आ गया। इसी तरह की गुफ्तगू हम सुनते हैं ना, तो क्योंकि शम्स साहब क्या कहेंगे इस सूरत हाल पर? भाई ये तो अभी तक बजट इजलास ही शुरू नहीं हो पाया, हुकूमत बजट इजलास ही शुरू नहीं कर पा रही। वजीर आजम ने जिस डॉक्यूमेंट पे दस्तखत कर दिए, जिसकी हमने आपको तस्वीरें दिखाई, अब क्या उसमें दोबारा तब्दीली होगी? क्या होगा? बुनियादी गलती इस दफा बजट में यही हुई जो पहले कई रोज से तबसरे सामने आ रहे थे कि हुकूमत ने मुशावरत नहीं की। और सबसे बड़ा जो इस वक्त जो कार्ड अभी पीपल्स पार्टी ने खेला है वो यही है कि उनको ब्रीफिंग दी गई है, उनसे मुशावरत नहीं किया। मुशावरत का मतलब ही यही है कि सूबों को क्या हिस्सा मिलेगा, उन्हें क्या हिस्सा मिलेगा। तो ये अगर इसके ऊपर इन्होंने किया तो एक मैसेज तो बहुत गलत गया है। और श्रीलंका की जैसे हम बात कर रहे थे, श्रीलंका में राजा ब्रदर्स ने श्रीलंका को पॉपुलर डिसीजन के जरिए डिफॉल्ट के में किया, और वहां से निकलने के बाद जो उन्होंने एक मेजर लिए हैं, जो ऑस्टेरिटी के मेजर लिए हैं, जो उन्होंने टाइट अपनी बेल्ट की है, उसकी वजह से वो इतनी जल्दी बाहर आए कि इंटरेस्ट रेट भी कम हो गया, इन्फ्लेशन भी कम हो गया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के राजा अभी तक लड़ रहे हैं और पाकिस्तान के राजा अभी चले जी मैं खुशखबरी सुना दूं वो आधा घंटा पूरा हो गया जिसका जफर मोती साहब इंतजार कर रहे थे, हम भी उसका जिक्र कर रहे थे। फिर बिलाखिर पीपल्स पार्टी मान गई है, हुकूमत ने मना लिया है, इसाक डार साहब ने मना लिया। खुर्शीद शाह और नवीद कमर के साथ इसाक डार साहब पार्लियामेंट के अंदर पहुंच गए, तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए। वो तहफ़्फ़ुज़ात जिसके लिए पूरी पार्टी ने कह दिया कि इस बजट पे अदम एतमाद का इजहार कर दिया था, वो अदम एतमाद ख़त्म हो गया थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के अंदर। तो ऐसा क्या हुआ होगा, ऐसी क्या तब्दीलियाँ हुई होंगी मोहम्मद ओवैस साहब, क्या ऐसी तब्दीलियाँ हुई होंगी कि जिस डॉक्यूमेंट पे वज़ीर आज़म दस्तखत कर चुके थे, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी पार्लियामानी पार्टी ने फैसला कर लिया कि अदम एतमाद है, क्या हुआ होगा? पीपल्स पार्टी का रखी ना पहुंच रही माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, पहली बात तो ये है कि ये बात तो सही है कि जाहिर है जो बजट अब अप्रूव हो चुका है वही बजट प्रेजेंट होना है, उसके अंदर कोई चेंज ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही। हाँ, उनके अपने कोई जो भी डिफरेंसेस होंगे, जैसे कहा गया कि जी अच्छा मशवरा नहीं किया गया, या उसके पीछे कोई कमेटीज़ की अगर कोई बात है या कोई चीज़ है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ने उनके साथ अदील वड़ाई साहब बता रहे थे लेकिन क्या मामला है डेवलपमेंट फंड का, वो डेवलपमेंट फंड जिस पर क्या जिक्र आते वक्त हम अपने कानों को हाथ लगाने लगते हैं कि अल्लाह खैर करे, ये जितना काम हो उतना बेहतर है, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा करप्शन का मार्जिन होता है। तो मसला वो पड़ा हुआ था सर। जी बिल्कुल, ये तो हमारे यहाँ देखें ना, एक और बड़ा मसला है कि ये जो नेशनल असेंबलीज और ये लेजिस्लेचर हैं, इनका काम क्या है? कानून साजी करना। लेकिन प्रैक्टिकली क्योंकि बल्दियाती निज़ाम डेवलपमेंट सेक्टर ना होने से, तो ये MNAs के कोटे PSDP से इशू होते हैं, वो वहाँ जाके डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे होते हैं, जो शायद नेशनल असेंबली का काम नहीं है। नेशनल असेंबली के मेंबर्स का ये मैंडेट ही नहीं है कि उन्होंने कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम डायरेक्टली अपने हाथों से लेके जाके करने हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम सारा जो है